नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मिडिल ईस्ट में गरजती मिसाइल, बरसते बारूद पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की तस्वीरें बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। खतरा तेल और गैस संकट का, खतरा ऊर्जा संकट का, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम रूट हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों देशों में फिर तनाव तक बढ़ चुका और जब ईरान ने हॉर्मूज में एक कमर्शियल शिप पर अटैक किया, जिससे कि भड़के हुए अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने ईरान के 140 ठिकानों को निशाना बनाया, ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिस पर ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इसके साथ ही ईरान की सेना ने अगले आदेश तक हॉर्मूज बंद करने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि अगर हॉर्मूज बंद रहा तो फिर दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े महासंग्राम का अंजाम क्या पूरी दुनिया को भुगतना होगा? आज इस मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले आपको दिखाते खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जमीन आग उगलने लगी, आसमान से फिर बारूदी बरसात होने लगी। गरजती मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा दिया। ईरान पर अमेरिकी सेना के वार से महातबाही का नया चैप्टर खुल गया। अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का एक और राउंड तब शुरू हुआ जब हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरानी सेना ने हमला किया, जिससे भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में महाविनाश का ऑर्डर दे दिया। ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर खलीफा के गढ़ में तबाही मचा दी। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर बम गिराए। अमेरिकी सेना ने ईरान के 5 शहरों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर सिटी बुशहर पर हमला किया। अमेरिकी हमलों के बाद केशम द्वीप पर विस्फोट की आवाज सुनाई दी। बंदर अब्बास में 3 धमाके हुए। सिरिक में भी 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी। ईरान के जास्क में 10 से ज्यादा धमाके हुए। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई शहरों को धुआं कर दिया। मुस्तबा की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, पहले भी ईरान को कमर्शियल जहाजों पर हमलों के लिए जवाबदेह ठहराने के बाद उसे समझौते का पालन करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसने एक बार फिर ऐसा नहीं किया। इसी वजह से यह सैन्य कार्रवाई की गई। इन हमलों का मकसद ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। अमेरिका ने सीधा और सख्त संदेश दिया कि हॉर्मुज पर हमला हुआ तो ईरान में महाविनाश होगा, खलीफा का गढ़ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ईरान ने फिर अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ईरानी सेना ने ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए अगले आदेश तक हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ईरान ने 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया। IRGC ने दावा किया कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर दिया गया। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। कतर और यूएई की ओर भी मिसाइल और ड्रोन दागे। इसके साथ ही ईरान ने साफ कर दिया कि आगे हमला हुआ तो अमेरिका से आर पार की जंग होगी, अमेरिकी ठिकानों पर तबाही भीषण होगी।
ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, अब एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। अब हकीकत सामने है। साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच बीते कुछ दिनों से बढ़ा तनाव अब खुले सैन्य टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हॉर्मुज को लेकर ईरान ने बड़ा ऐलान किया। ईरानी सेना ने कहा है कि जब तक क्षेत्र में अमेरिकी दखल खत्म नहीं होता, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। अगर ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रही तो पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों के सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। संकेत साफ है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग विकराल होने वाली है। Well, there is another vessel have been attacked of right now, and that's to give you a clear indication that the Americans are escalating the level of attack on Iran, and there is no questions that they are going to honor the framework they have signed with the Iranian, and that's why the Iranian attacking all these ships, which is using the other route that the American have put, and also violating the instruction given by the Iran that any ship should get the consent before passing it through. So therefore, this escalation is not going to have an end. मिडिल ईस्ट में छिड़ी महाजंग नए मोड़ पर है। पूरी दुनिया को तबाही की आशंका है। आशंका इसलिए भी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर तल्ख हैं। वो पहले भी कह चुके हैं, ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है। Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Woodcock. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तकरार वैश्विक तेल और गैस सप्लाई के लिए एक बार फिर बड़ा खतरा बन गई है। सवाल है कि क्या फिर दुनिया में तेल गैस का संकट पैदा होगा? इस जंग का खामियाजा क्या पूरी दुनिया को भुगतना होगा? और सवाल यह भी कि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम का क्या अंजाम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर DK गुप्ता जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अरविंद सिंह तेजावत सर विदेश मामलों के जानकार आप जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजन कोचर सर, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी आपसे कि सर जब हॉर्मुज बंद होने की बात हो रही है तो फिर इस युद्ध की स्थिति को हम किस नजरिए से देखें? क्या आने वाले दिन और ज्यादा घातक होने वाले हैं, भारी पड़ने वाले हैं बाकी के देशों पर भी? जय हिंद सुबीर जी, बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज सबके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि ये लड़ाई दोबारा से शुरू हुई, इसकी वजह क्या है और ये खत्म कब होगी? बिकॉज अल्टीमेटली ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर मामला अटक गया है। तो इस मेरा ये अनुमान है कि अभी इस MOU तो शायद आप समझो कि खत्म ही हो गया बिकॉज अभी ये जो 3 वेसल्स के ऊपर अटैक था बेसिकली ये ट्रिगर था, ये कॉज नहीं था। तो कॉज ये था कि ये आपने MOU साइन कर दिया है बट उसके बाद साइन करने के बाद और काफ़ी दिन बीत चुके थे, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो एक्शन होना था एज पर MOU वो हो नहीं रहा था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अनफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स होने थे, सबसे पहले वो एक एक्चुअली कदम होना था जिससे ईरान को एक कॉन्फिडेंस मिलना था कि भाई हाँ हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। पर मुझे ये लगा कि एक कॉन्फिडेंस उनको मिला नहीं और इसीलिए इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो सॉवरेनिटी का इशू है वो शायद इस ईरान अपने पास रखना चाहता है। और इसका रीज़न ये है कि
जो भी तबाही हुई है ईरान में उसका रिकंस्ट्रक्शन फंड 350 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी, वो शायद ईरान को मिलने वाला नहीं है। तो और ऊपर से आपके ये अकाउंट्स में फ्रीज हो गए। तीसरा, आपने इस ऑयल के जो एक सैंक्शन लगा रहे थे उसके ऊपर भी आपने उसको दोबारा से उसको बंद कर दिया। तो इसको ईरान के लिए मामला बहुत मुश्किल हो गया है। और इसको मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति बन के आ रही है और पिछले 2 या 3 दिन में जिस प्रकार के अटैक्स हुए हैं, और 140 अटैक्स आपके 2 दिन में हुए, और अगर हम अभी इसका अंदाजा लगाएं तो 200 से ज़्यादा टारगेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ईरान के स्ट्राइक किए हैं। और इसको ईरान ने भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है। जो भी उनके बेसिस हैं, जॉर्डन में ले लीजिए, बहरीन में ले लीजिए, यूएई में ले लीजिए, कतर और ओमान में ले लीजिए, सारी जगह यूनाइटेड स्टेट्स ने टारगेट किया है। तो हम इसको जा कहाँ पे रहे, और इसको मेरा अनुमान है कि अभी ये इसको लड़ाई दोबारा से छिड़ चुकी है। और जो बातचीत की जिक्र हो रहा है कि इस बैकग्राउंड में टॉक्स चल रही है, मुझे उसकी कोई ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है कि उसका आउटकम कोई निकलेगा। और बात यहीं पे आ जाएगी अल्टीमेटली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल किसके पास रहेगा। बिकॉज आप इसको देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल और जो चैनल ईरान ने बनाया है, एक तरफ आपका ओमान का चैनल है, एक तरफ ईरान का चैनल है, बीच वाला जो चैनल है वो उसको माइन कर रखा है। तो वहाँ तो आप जा नहीं सकते। और ईरान बोल रहा है कि ईरान वाले चैनल पे जाएंगे, उसकी वजह, और इसको यूनाइटेड स्टेट्स इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है तो आने वाले वक्त में ये इसको मिलिट्री ये मर्चेंट वेसल्स की बात नहीं है। बिकॉज अगर आपकी वॉरशिप्स भी एंटर करेंगी, और यूएस के बेसिस है यहाँ पे, उनके यूएई में है, उनके कतार और ओमान में उनकी वॉरशिप्स भी एंटर करेंगी। अब उनकी वॉरशिप्स ईरान की तरफ से एंटर करेंगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो ये कहानी मर्चेंट वेसल्स के लिए लिमिटेड नहीं है। बिकॉज आने वाले वक्त में यूएस को अपने मिलिट्री बेसिस को अगर मेंटेन करना है इस एरिया में, तो ये पूरा एरिया इसको कंट्रोल मुक्त चाहिए। और इसमें जो ईरान का कोई इंटरफेरेंस यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिक मुद्दा ये है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये इसको ईरान में कंट्रोल में रहेगा तो यूएस के वॉरशिप्स को अंदर आना जाना और अपने इसको बेसिस को मेंटेन करना लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि जब तक ये आप रिजॉल्व नहीं करेंगे ये हॉर्मूज का मामला, ये जो एमओयू आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें कि हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर के ईरान का बड़ा बयान सामने आया। मुस्तफा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट हमारी रणनीतिक ताकत है। मोहसिन रेजाई की ओर से आगे कहा गया कि ईरान अपने हितों की रक्षा करेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर के ईरान ने बड़ा बयान दिया है। मुस्तफा खामेनेई के सलाहकार है मोहसिन रेजाई, जिनकी ओर से कहा गया कि हम अपने क्षेत्रों की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट पर हमारी रणनीतिक ताकत हमेशा से मजबूत रही है। अब इसी पर एक बार फिर मैं मेहमानों का रुख करना चाहूंगी और इस वक्त मैं जानना चाहूंगी अरविंद सर आपसे, क्योंकि जब इस तरीके के दावे किए जाते हैं, एक तरफ हम ईरान को देख रहे हैं, एक तरफ अमेरिका को, कोई दोनों में से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऊपर से यहाँ ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट तो हमारे लिए एक रणनीतिक ताकत के तौर पर काम कर रहा है। तो फिर ऐसे में क्या एक बार फिर वो गैस संकट हम देखेंगे अलग अलग देशों में? वो लड़ाई जब जारी रहेगी तो पेट्रोल की प्राइसेस और हाइक होंगे। ये युद्ध कहां जाकर समाप्त होगा? क्योंकि एमओयू साइन हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कोई नतीजा नहीं निकला, युद्ध तो फिर शुरू हो गया। बिल्कुल सुरभि जी, बात एकदम सही है आपकी। और ये मानना पड़ेगा कि क्योंकि ऑयल सप्लाई कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑल ओवर जो तेल की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, पर भारत पे जो सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो एलपीजी के मामले में पड़ने वाला है, जिसका भारत ने विकल्प ढूंढा है, खासकर यूएई से खरीदने का सोचा है। पर अभी उसमें समय लगेगा, कम से कम 2 से 3 महीने मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज होने में समय लग सकता है। तो नुकसान तो हो ही रहा है। और जैसा कि जो संजीदा पर सर, अगर यूएई से खरीदारी होती है तो फिर उसमें तो खर्च भी ज्यादा होगा पहले के मुकाबले।
नहीं, इतना ज्यादा खर्च इसलिए नहीं होगा कि हम केवल जो होमो स्ट्रेट है हम उसको बाईपास कर रहे हैं, तो केवल यही है, बाकी कीमत लगभग वही होगी। पर अगर ये सॉल्यूशन मिल जाता है हमें जी। और किन चीजों पे होता है तो ये है, तो बहुत ज्यादा हमें नुकसान होने की संभावना नहीं है वहां पे। पर ये है कि ऑल ओवर जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें, क्योंकि गैस की सप्लाई भी बाधित हो रही है, जो तेल है वो भी निर्भरता है वो पेट्रोलियम पर है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन एनर्जी बोलते हैं। जी। तो उस पर निर्भरता होने के कारण भारत के लिए सबसे नुकसानप्रद है। और अगर एनर्जी नहीं होती है तो हमें पता है कि डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है तो देश आगे नहीं बढ़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं। चीन जैसे देशों को नुकसान है, पर वो इसलिए कोप अप कर रहा है कि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो 50% ही है, बाकी उसने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं। भारत तमाम चीजों से ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली या कोयला या पवन या सौर ऊर्जा, ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए करना है। पर अभी इसका नुकसान हमें साफ साफ हो रहा है, और ये जो अमेरिका की दोस्ती का खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो पड़ रहा है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि क्या अमेरिका की इस दादागिरी को रोका जा सकता है? तो भारत का इतिहास रहा है खासकर ऐसे दादा देशों को रोकने का, चाहे वो इजिप्ट से दोस्ती के जरिए सुएज कैनाल पे इजिप्ट का वर्चस्व स्थापित करने में भी भारत की भूमिका रही है, भारत ने उसे सपोर्ट किया था। और अगर अमेरिकन वर्चस्व के खिलाफ अगर मान लो कुछ देश उठकर खड़े होते हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन को भी ये अमेरिकन दादागिरी पसंद नहीं है, और चीन, भारत, रूस जैसे अगर देश कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं तो ये अच्छा है। अभी क्या है कि अगर यह सारी चीजें कहते हैं तो कूटनीति की दुनिया में इसे बहुत ही संशय और आश्चर्य की तरह देखा जाएगा, पर यह हमारी मजबूरी होगी कि अगर 10 साल में हम खासकर कूटनीति के मामले में हम अगर नई दुनिया के अनुरूप नहीं चलते हैं तो इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। भारत की क्योंकि विदेश नीति अभी यूएस सेंट्रिक हो गई है, तो जब जब यूएस और हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो भारत की विदेश नीति एकदम फलती फूलती है। अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने पे हमें इसका थोड़ा सा असहजता और वो तमाम चीजें, तो भारत के लिए मुझे लगता है कि ये एक लर्निंग टाइम है। और ऐसे में अगर कोई अल्टरनेटिव होता है खासकर बड़े ताकतवर देशों के खिलाफ, जैसा कि भारत का इतिहास रहा है, तो मुझे लगता है कि वाकई भारत के डेवलपमेंट्स में ये जो हर्डल्स हैं जो बड़े ताकतों द्वारा खड़े किए जाते हैं वो भी कम होंगे। और मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म हम आगे की देश के डेवलपमेंट और ऊर्जा जरूरतों के लिए जो रोड मैप होना चाहिए वो हम बना पाएंगे। जी ठीक है सर, लौट रही मैं आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि ईरान पर बहरीन की सेना का यह आरोप है, ईरान नागरिकों को निशाना बनाने का काम कह रहा है, और साथ ही बहरीन की ओर से यह दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है ईरान। ईरान के हमलों को नाकाम किया गया है, बहरीन की ओर से दावा किया गया। तो फिलहाल ईरान जब बहरीन पर यह अटैक कर रहा है तो ईरान को लेकर के बहरीन की ओर से कहा गया है कि उल्लंघन पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हो रहा है और इसके लिए ईरान जिम्मेदार है। हालांकि ये लड़ाई अभी किस ओर मुड़ रही है और साथ ही साथ इस पर आखिर डिप्लोमेसी क्या वाकई काम कर पाएगी या नहीं, ये पूरी तरीके से विफल हो रही है, ये आप सबके सामने है। अब एक बार फिर सब मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी सर, क्या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तैयारी है? पुराने पावर बैलेंस में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, नई पावर किसी और को मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस वक्त संभावनाएं क्या है? जी सुरभि जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तो जीरो संभावना है, क्योंकि अगर खोमैनी के अगर हम सौदा जो उनकी श्रद्धांजलि को देखें तो 100 देशों के कम से कम प्रतिनिधि आए थे जी। और उसमें से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केवल 3 थे, सोचिए। और चाइना जिसको बोला जाता है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ईरान को, उसका कोई पॉलिटिकल लीडर आया था, इवन सत्ता में जो लोग हैं उसका भी कोई अधिकारी भी नहीं आया था। और वही देश आए थे जो बहुत ही क्लोज हैं ईरान के, जैसे इस समय उसमें इन्वॉल्व हैं और उनको अपनी उपस्थिति रखनी है। जैसे पाकिस्तान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट गया नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ही गए थे। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करते हैं तो 5 लोग गए थे, पहली बात। दूसरी बात कि आज तक जितने भी विश्व के बड़े संस्थाएं, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे नाटो हो, चाहे एससीओ हो, चाहे और भी कोई भी संस्थाएं हैं, रिटेन में कहीं पर भी कंडेम अमेरिका को नहीं किए।
बोले हैं कि दोनों पक्ष शांति से समझौते को या शांति से अपने बातचीत के पटल पर आए। जी। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है इंडोनेशिया का दौरा किए थे और वहां पे बहुत सारी चीजें ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं डाली गई जो कि अमेरिका को पिंच करती हैं, पहली बात। दूसरी बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वर्ड हटा दिया गया था उसमें से, जो कि हमें पिछली बार 2025 में जब इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री आए थे राष्ट्रपति, तो उस समय जो है वो वर्ड था। इस समय अभी अगर हम देखें तो उसमें चाइना का साउथ चाइना का नाम भी नहीं लाया गया था। तो जियो पॉलिटिक्स तब शिफ्ट होती है जब कोई कंट्री जो है किसी के खिलाफ लामबंद होकर खड़ी हो जाती है या चैलेंज करती है। लेकिन आप भी एक भी ऐसे शब्द नहीं देखेंगे किसी देश से, चाहे हमारे मतलब दुनिया में 2 ही 4 देश है। रसिया है जिसके पास पावर नहीं है इस समय, इकोनॉमिकल पावर 2.5 ट्रिलियन की है जो कि बहुत ही पुअर है अगर हम देखें बड़े देश के क्षेत्रफल के हिसाब से। चाइना को देखेंगे तो 20 ट्रिलियन 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर 20 ट्रिलियन का कर्ज भी है। अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन से जस्ट जब टेक ओवर सेकेंड टर्म में किए हैं ट्रंप ने तो 32.57 हो गई, मतलब 3 ट्रिलियन लगभग उन्होंने इकोनॉमी बढ़ा ली है। ये चीज मैं बार बार अपने वार्तालाप में बताता रहता हूं कि इंडिया जो मैं इसको अमेरिका का युद्ध नहीं मानता, इसको ट्रंप का युद्ध नहीं मानता, इसको मागा का युद्ध मानता हूं। मागा इज ए टारगेट बुकलेट फॉर द, और उसमें हर चीज पर अगर हम 1-2 चीजों को छोड़ दें, जैसे कि इन्फ्लेशन है 4.2 चला गया है इस समय, तो इन्फ्लेशन 4.2 हमारे आरबीआई को भी देखेंगे तो एक अच्छी इन्फ्लेशन मानी जाती है क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए वो एक प्रेरक बनती है कि उसी बहाने जरा सा वो लोग अपना प्रोडक्शन करते हैं। और गैसोलीन का जरा सा रेट जाए तो अमेरिका को हर फ्रंट पे, अगर मेरे पास डाटा पड़ा है मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, कोई डाटा ऐसा नहीं है अमेरिका जहां पे जंप नहीं किया उसने। इवन उसने चाइना से $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट भी कम किया है और यूरोपियन यूनियन से तो आप समझ लीजिए कि $200 बिलियन का उसने ट्रेड डिफिसिट कम किया है अमेरिका ने। अब ब्रोडर सेंस में अगर हम देखें ऊंचाई पर खड़ा होकर तो अमेरिका जिस चीज के लिए ये सब चीजें कर रहा है, कभी यूक्रेन में कभी ईरान में, तो इमोशनल हो सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए, लेकिन उसके लिए है कि मैं अचीवमेंट कर पा रहा हूं कि नहीं हो। अब उसको हम अलग अलग ढंग से नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि उसकी इज्जत कम हो गई है, उसका वो हो गया, लेकिन आपको बताऊं कि 4-5 राष्ट्रपति का नाम बता सकता हूं जिनका कि 19 तक वहां पे, अभी तो ट्रंप की 17 है, 37 है उनकी रेटिंग, 19 तक चली गई थी और अगले इलेक्शन में जीत भी गए थे। क्योंकि जीतने के लिए क्या होता है सोफोलॉजी के अंदर 3-4 स्विंग करने पड़ते हैं आपको, वोटर उसमें 4-5% इधर उधर हो जाता है, 5% सोफोलॉजी में कहा जाता है कि आपको सत्ता दिला सकता है। तो ये नवंबर तक चाहते हैं कि मैं इस हैंगओवर में न जाऊं अमेरिका के वोटर्स के बीच में कि मैंने हॉर्मुज को भी नहीं खुलवा पाया। और अभी देखिए ब्लॉकेड खत्म नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स हुआ था और एग्जैक्टली यही चीज वो चाहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे हॉर्मुज में और मिडिल ईस्ट के मार्केट में अगर इनफैक्ट कहूं तो। और यही कारण है कि 8% भारत 2025 दिसंबर में एलपीजी अमेरिका से खरीदता था और आज जून में वो बढ़ के 65% होगा। ये सोचिए कि 8 गुना ज्यादा एलपीजी भारत अमेरिका से खरीदने लगा। एग्जैक्टली अमेरिका यही चाहता है कि भारत खरीदे। जापान 95% जो ऑयल पे डिपेंड करता है एलपीजी का, वो हमसे खरीदे। हाँ, जितने भी इंडो पैसिफिक के देश खरीदे, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और अगर सारा चीज अगर हमसे खरीदेगी तो स्वाभाविक है कि मेरा जो है जीडीपी बढ़ेगा। मैंने आपको बता ही दिया कि अपने 1.5 साल के अंदर 3 ट्रिलियन जो कि लगभग ईरान की इकोनॉमी है उसके लगभग उसने अपने इजाफा कर लिया और चाइना वही 20 पर रह गया है। यही एक जो ब्रॉडर सेंस में अमेरिकन थिंक टैंक्स के बीच में है, मागा के दिमाग में है, ट्रंप के दिमाग में है कि युद्ध चलते रहेंगे। युद्ध को मैं समझता हूं कि अमेरिका जो टूल ऑफ जो है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले रहा है और क्षेत्रों के लिए अब सबसे बड़ा इसको लॉस किसको हो रहा है, एक तो मिडिल ईस्ट के देशों को हो रहा है जिनका की हॉर्मुज से भाई देखिए ईरान है, यूएई है, कितना वो पाइपलाइन से भेजेगा जी, कितना पाइपलाइन से भेजेगा। रेड सी को अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत करने से पहले कंट्रोल कर लिया था हमास को संधि पत्र पे साइन कराने के लिए, वहां पे उसको दिक्कत नहीं है। तो केवल एक हॉर्मुज है और हॉर्मुज में भी गलती में जरा टेक्निकल ये देखूंगा जब 14 पॉइंट का जब हो गया था तो अब वहां पे ईरान को 2-3 कमर्शियल शिप पे अटैक नहीं करना चाहिए था ये बोल के कि वो ओमान के रास्ते से क्यों जा रहे हैं। अरे भाई हॉर्मुज खुल गया है जिस शिप को जिधर से, अब चूंकि अमेरिका चाहता है कि ओमान वाले रास्ते पे मैं कंट्रोल कर लूं, अब उसको आईआरजीसी को लगता है कि अगर वो अमेरिका कंट्रोल कर लेगा तो वो अपना एक रास्ता बना लेगा। ओमान जरा सा सॉफ्ट कंट्री है अमेरिका की तरफ, तो ओमान वाले रास्ते पे भी अटैक कर दिया। अमेरिका यही चाहता है कि गलतियां करता रहे छोटा छोटा ईरान, मैं अटैक करता रहूं, दुनिया को रहेगा भाई देखो ईरान मान नहीं रहा है और हॉर्मुज में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे, सो दैट मेरा मार्केट
जो कि मिडिल ईस्ट के मार्केट के बंद होने की वजह से फलता फूलता रहे। जी सुरभि। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास, लेकिन इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ आनंद स्वरूप सर जुड़े हुए हैं। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तस्वीर अब जारी कर दी है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें जारी की गई है। ईरान ने बहरीन, कुवैत समेत 6 देशों पर हमला किया है। तो ईरान की ओर से पहले यह स्पष्ट कर दिया गया था कि क्योंकि अमेरिका की ओर से अगर हमला किया गया है तो फिर हम भी शांत नहीं बैठेंगे। हम अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करना जानते हैं और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए ये संघर्ष जारी रखेंगे। और अब देखिए, मिसाइलों की बौछार करनी शुरू हो चुके हैं ईरान की ओर से। तो ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तस्वीर भी जारी की। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें जारी की गई थी ईरान की ओर से। तो अब एक बार फिर से हम मेहमानों की ओर रुख करेंगे। आनंद स्वरूप सर, एक सवाल ये भी जरूर जहन में आता है, जब ईरान के उस पावर को समझने की कोशिश की गई थी, जब शुरू में इस युद्ध की शुरुआत हमने देखी, सबसे ज्यादा उसने इस्तेमाल ड्रोन्स का किया था। क्या इस बार की ये लड़ाई इसी तरीके से ड्रोन्स का सहारा लेते हुए की जाएगी, या फिर मिसाइलों का इस बार हस्तक्षेप सबसे ज्यादा इस युद्ध के दौरान देखने को मिलेगा? दूसरी बात सर ये भी कि हमने एक चीज और नोटिस की थी, जब सुप्रीम लीडर का जनाजा निकल रहा था, अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा ईरान सड़कों पर था, मुस्तफा खामेनी नहीं नजर आए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसके बाद से एक नई तस्वीर जारी की जाती है और यह कहा जाता है कि मुस्तफा खामेनी तो अब ठीक है, वो स्वस्थ है और वो धमकी दे रहे हैं इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने की। तो फिर स्थिति हम क्या समझे? क्या वाकई में वहां पर पावर शिफ्ट भी हो रहा है? आईआरजीसी के हाथों ये कंट्रोल ज्यादा जा रहा है? बहुत ग्रेजुएट क्वेश्चन है। देखिए, ईरान ने पूरे वर्ल्ड के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर वॉर के अंदर डिसाइड कर दिया कि ड्रोन्स जो है वो एक मेन स्टे रहेंगे वॉर के अंदर। जो मैड फ्लाइंग है उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, उस पर जान मान की जो अपने कह लीजिए नुकसान है उसको दूर करने के लिए इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी, उनकी शाही ड्रोन्स है और उसकी रेंज उन्होंने 2000 किलोमीटर तक के करने का दावा किया है। इसमें इन्होंने डायगो गर्सिया के ऊपर पे अटैक किया। अब आप देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका ने अब तक मान लीजिए 23,800 एयर स्ट्राइक्स कर दी है। 31,000 बॉम्ब ईरान के ऊपर गिराए जा चुके हैं। 4,000 इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट था उनको हिट कर दिया। अब इसके अंदर में 18,000 बॉम्ब तो इसराइल ने गिराए हैं, उसमें 10,800 एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने करी। इतनी एयर स्ट्राइक्स करने के बाद में ईरान के पास उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, शाही ड्रोन, जिसकी प्रोडक्शन 400 ड्रोन पर डे के हिसाब से पिछले 3 सालों से इस प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा जखीरा ईरान के पास में था। तो ईरान पूरे युद्ध में आराम से इसलिए बैठा हुआ है, इतने दिनों तक इसलिए खींच पाया है इस युद्ध को कि उसके पास एक सप्लाई चेन उसकी चल रही है और इन ड्रोन को बनाने की, जैसे मैं बहुत पहले ही बोलता रहा हूँ कि जो कॉस्टिंग है, अगर ईरान का जो एक ड्रोन है उसको किल करने के लिए पैट्रियट मिसाइल 200 गुना कॉस्ट उसके ऊपर लग रही है। अब आप देखिए, इस वॉर के अंदर एक नया टैक्टिकल शिफ्ट आ गया है। ये पिछले इस हफ्ते के अंदर जो ईरान के ऊपर 140 जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये 300 इस वीक के अंदर हो गई है। फर्स्ट डे जब 28 फरवरी को अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा, उस दिन 900 एयर स्ट्राइक चली गई। तो उस हिसाब से देखिए, तो पहले दिन जब एयर स्ट्राइक सबसे ज्यादा हो करके उनकी कह लीजिए कि लीडरशिप को चेंज करने की बात हो रही थी और टॉप लीडरशिप को हटा के दिया गया था टेम्परेरी वहां से, जब तक नए जो उनके बेटे हैं उन्होंने टेक ओवर नहीं किया था। तो वो जो उसके 1/3 स्ट्राइक तो कर दी गई है। तो इतना जो एस्केलेशन तो वॉर में साफ दिख रहा है। और यही बात आप कहते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल की, उसके अंदर ईरान वर्ल्ड में कई देशों से बहुत आगे था और अभी भी है। उसकी टेक्नोलॉजी वॉर पे जो ड्रोन्स की है और जो अपना मिसाइल्स की है वो काफी टेक्नोलॉजी एडवांस है, इसलिए वो एश्योर्ड बैठे हुए हैं। जब भी अमेरिका उनको छेड़ता है तो वो देखिए कितने निर्भीक तरीके से 6 कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और उसमें कोई उनके तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो टिट फॉर टैट की पॉलिसी चल रही है, कॉन्फिडेंट है कि उसको हैंडल कर पाएंगे। जब 4,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हिट होने के बाद एक देश खड़ा हो पा रहा है, तो और इतने धड़ल्ले से, इतने बेबाक तरीके से वो 6 देशों को ऊपर अटैक करता है जहाँ अमेरिका की बेसेस है और वो बकल नहीं कर रहा। उनके यहाँ तो ओपन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उनके यहाँ जब देखिए, जब जनाजा चल रहा था तो उनकी बहुत बोर्ड स्टेटमेंट में इंग्लिश में लिखा हुआ था दैट वी विल किल ट्रम्प। तो इतना ओपन एक तरीके चैलेंज करना उनकी तरफ से दिखा रहा है, उनका माइंडसेट दिखा रहा है, उनके देश का उनकी एटीट्यूड दिखा रहा है। या कहिए कि जो साइड वॉर चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, उसके अंदर ईरान जीता हुआ दिख रहा है।
इसके बावजूद भी अमेरिका जो है इसमें कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ट्रम्प की रेटिंग्स है, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि रेटिंग्स बहुत लो हो गई है, बट उनको इसकी परवाह नहीं है, उनको एक तो स्विंग्स लेने। और सफर कौन कर रहा है? सफर तो इसका मैं कहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसका पूरा तेल का आवाजाही वहां से है, वो इसका नुकसान पा रहे हैं। इंडिया के लिए भी थोड़ा सा कैरिबी की समय हल्का सा इसके अंदर दिक्कत वाला आएगा, क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इसमें यूक्रेन ने रशिया के काफी ऑयल डिपोज को हिट कर दिया है, तो वहां से उनके यहाँ भी डैमेजिंग चालू हो गई है। तो एक तरीके से थोड़ा टफ टाइम इंडिया के लिए भी आगले वाले 2-3 महीने, जब तक यूएई से, जैसे तेजाब साहब ने बताया कि ऑर्डिनेट सोर्सेज ट्रैक हो रहे हैं, तो उसमें जब तक वो बिल्डअप नहीं होते, थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट बनेगा। और तीसरा जो कह लीजिए, तो अभी प्रेजेंट में जो उनके हैं सुप्रीम लीडर जो है, उनका ना दिखना एक तरीके से एक अंदेशा या एक शक तो पैदा करता है पूरे विश्व के अंदर। हाँ, आईआरजीसी का एक अपर हैंड दिखता हुआ इस पूरे वॉर के अंदर दिख रहा है कि वो अपने डिसीजन ले रहे हैं, और उनके जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस नहीं है। सुप्रीम लीडर का सामने ना दिखने से कह फ्री हैंड आईआरजीसी के पास दिखता है। ठीक है सर। अब राजन कोचर सर, सवाल तो ये भी उठता है कि जब आईआरजीसी की बात की जाती है, यहाँ तक कि हम अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आईआरजीसी जिस तरीके का स्टैंड इस वक्त आजमा रहा है वो घातक होगा ईरान के लिए, और ईरान को हर मुंह तोड़ जवाब अमेरिका देने के लिए बैठा हुआ है। उसने गलती वहीं बस कर दी थी जब उसने मालवाहक जहाज को निशाना बनाने का काम किया। ये क्यों किया गया था? अगर वो ना करता तो शायद वाकई इसका पालन किया जा सकता था। तो क्या मुख्य वजह यही मान करके चले सर कि सिर्फ इसी वजह से इस लड़ाई की दोबारा शुरुआत हुई है, या फिर अभी इसमें भी कोई और पेच है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? शायद नहीं सुबह जी, पेज कुछ और है, बिकॉज ये तो पीट हेगसेथ की स्टेटमेंट तो मैं काफ़ी देर से सुनता आया हूँ, मैं उनकी स्टेटमेंट को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ईरान में जो लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि अभी आईआरजीसी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में दरार आ रही है, इस टाइप का, ये एक वेस्टर्न मीडिया का कैंपेन है जी। वहाँ पर कोई दरार नहीं। मैं काफ़ी रंगीन से टीवी प्रोग्राम में भी इस शिरकत हुई है, उनसे डिस्कशन हुआ है, और जो चीज़ सामने उभर के आ रही है कि ये एक कैंपेन है। और अगर आप इस ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इससे पहले भी, लड़ाई से पहले भी अगर आप देखें, तो हमेशा वहाँ पे आईआरजीसी का ही कंट्रोल रहा जी। ये इसको कहना कि यानी सर एक तरफ इस वॉर के साथ में नैरेटिव वॉर भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो ये और आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भी वेस्टर्न मीडिया ने इस टाइप का नैरेटिव वॉर चलाया था, और एक टाइम पे इसको ये भी बता रहे थे कि इसको पुतिन बहुत सीरियसली बीमार हो गए, उनको कैंसर है, इस टाइप की खबरें इसको फैलाई जा रही थी। तो ये एक नैरेटिव और हमेशा चलता है, और वेस्टर्न मीडिया बहुत स्ट्रांग है नैरेटिव पे, और उसका जो इसको मीडिया कैंपेन है वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो इसलिए अगर हम ये मान के चले कि अभी भी इसको आईआरजीसी का टोटल कंट्रोल है, इसको ईरान में जो कुछ होता है, अल्टीमेट जो आपकी जो फाइनल डिसीजन है वो आईआरजीसी के पास रहती है। और जो इनके सुप्रीम लीडर थे इस खुमैनी, उसने भी एक बहुत एक सिस्टम बनाया था कि आईआरजीसी उनके अंडर डायरेक्टली रहती थी, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर आईआरजीसी ने कभी काम नहीं किया, और वो हमेशा अपने सुप्रीम लीडर के अंडर ही काम करती थी। और इसकी एक्चुअली वजह थी कि 1979 में जब इसका रेवोल्यूशन हुआ और जब फौज ने बगावत करी, इसको शाह ऑफ ईरान के अगेंस्ट फौज में डिविजन हो गई थी, तो इसको खुमैनी ने रियलाइज किया कि मेरे पास एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो टोटली लॉयल हो मेरे पास, और अगर इसको फौज भी कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर पाए। तो इस तरीके का सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से इस ईरान ने इम्प्लीमेंट किया है। और एक लास्ट पॉइंट मैं देना चाहता हूँ कि इसको लड़ाई जो होती है ना जी। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लड़ाई में, एक तो मिलिट्री पावर और एक स्टेइंग पावर। स्टेइंग पावर का मतलब है लॉजिस्टिक स्टेमिना, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, बेशक मिलिट्री पावर ईरान के पास ना हो, पर उसके पास लॉजिस्टिक स्टेमिना है। इसका मतलब कि जो भी उसकी मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं वो जमीन के नीचे हैं,
और वहां तक यूनाइटेड स्टेट्स इस 50 दिन की लड़ाई में भी पहुंच नहीं पाया, और पिछले साल 12 दिन की लड़ाई में भी नहीं पहुंच पाया, और अभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए इसको ईरान इतनी जुर्रत के साथ और इतनी इस कॉन्फिडेंस के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का मुकाबला कैसे कर पा रहा है, बिकॉज आप देखिए उसका सब कुछ अंडरग्राउंड है और ज्यादा उसका नष्ट नहीं हुआ है। उसके आपने रडार साइट्स को खत्म कर दिया, आपने कमांड कंट्रोल सेंटर्स खत्म कर दिए, आपने एयर डिफेंस साइट्स खत्म कर दी, ओके, आपने उसकी नेवी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया, बट जो उसकी स्टेइंग पावर है, जो उसका लॉजिस्टिक स्टेमिना है, आपने उसको अभी तक इम्पैक्ट नहीं किया। और आने वाले वक्त में, और सबसे बड़ी गलती यूनाइटेड स्टेट्स ने की है कि एक लॉजिस्टिक पॉज देने की। ये जो 40-50 दिन का जो पॉज हुआ इस लड़ाई में, उसमें इसको ईरान को बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज जो भी रिप्लेनिशमेंट थी और जो भी उनका खर्च हुआ था मिसाइल्स पे और उनका एमुनिशन में और उनके ड्रोन्स में, वो पूरा कर लिया गया। तो इसको ईरान की जो आप 15-20 साल से अगर आप ईरान को स्टडी कर रहे हैं, तो आपने उसको देखा ईरान इस लड़ाई की ऑलरेडी तैयारी कर रहा था, बिकॉज वो जानता था कि एक दिन इस टाइप की लड़ाई उसको लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए हम ये देखते हैं, बिकॉज काफ़ी एनालिस्ट बोलते हैं कि नहीं, इसको यूएस इसको ख़त्म कर देगा। इसको मैं आपको आपके चैनल पे मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी भी अगर ये लड़ाई 3 महीने तक भी चलेगी, 4 महीने तक भी चलेगी, ईरान इसको सस्टेन कर पाएगा। और इसको यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इसको मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी जमीन के दूर से लड़ रहा है, यहाँ पे उसका कोई लॉजिस्टिक बेस नहीं है। आप अगर इसको इराक की लड़ाई में देखें तो सऊदी अरेबिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉजिस्टिक बेस बनाया था और इसीलिए उस लड़ाई को लंबा खींच सकता था। यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट्स भी जानता है कि इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच पाएगा। और मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इस डिस्कशन में हमने इजराइल का जिक्र नहीं किया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस डिस्कशन में इजराइल को लेके आने का, बिकॉज आप इसको इजराइल ने शुरुआत से ही इसको एमओयू को रिजेक्ट कर दिया था। अब इजराइल वेट कर रहा है, उसने एक रिक्वेस्ट की है यूनाइटेड स्टेट्स से कि वो इस लड़ाई में फिर से शामिल होना चाहता है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट रहेगा। और अगर इसको इजराइल, बिकॉज लेबनान में तो इजराइल ने अपनी लड़ाई को रोका ही नहीं, आपने एमओयू साइन किया, आपने पीस एग्रीमेंट साइन किया, उससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने लेबनान की लड़ाई अपनी जारी रखी है और वो रखेगा। बट आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन ये होगी कि क्या इसको इजराइल इस लड़ाई में दोबारा से ज्वाइन होगा, और जिस दिन अगर इजराइल इस लड़ाई में ज्वाइन कर गया, मुझे नहीं लगता इस लड़ाई का फिर अंत इतना पास आने वाला है। ठीक है सर, लौटती मैं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका हमले को लेकर के अब ईरानी नेवी ऑफिसर की मौत की खबर सामने आई है। अमेरिका की सेना ने बड़ा दावा किया है, 4 दिन में 19 सैन्य कर्मियों के मारे जाने का दावा ये किया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के हमले में ईरान के नेवी ऑफिसर की जान गई है। तो अमेरिका की सेना ने ये बड़ा दावा किया है और ये कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से ये युद्ध की दोबारा से शुरुआत हुई है, संघर्ष की शुरुआत हुई है, 4 दिनों के भीतर 19 सैन्य कर्मियों के मारे जाने का दावा किया गया है। एक छोटा सा रिएक्शन अरविंद सर मैं आपसे लेना चाहूंगी। सर, क्या डिप्लोमेसी फेलियर कहा जा सकता है इस सिचुएशन को देखने के बाद? सुरभि जी, आपने पूछा कि क्या डिप्लोमेसी के लिए, आप दोबारा दोहराएंगे इसे? सर, क्या ये डिप्लोमेसी फेलियर कहेंगे क्योंकि कई देश आमने सामने आए, बातचीत हुई, ये कहा गया कि भाई अब तो रोक लग गई, लेकिन हमें ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या ये टर्म सही होगा? फेलियर शब्द मुझे लगता है कि सुरभि जी कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमें चीजों को समझना होगा। कारण ये कि दोनों ही देश हैं, वो उनके इंटरेस्ट ही अलग है। तो वो लोग अपने अपनी जो कूटनीति चला रहे हैं, जिसको हम डिप्लोमेसी कह रहे हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से जो बेस्ट कर सकते हैं कहना चाहिए। और खासकर अगर ईरान के मामले में कहें तो मुझे लगता है कि इतना जो सस्टेन कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी कूटनीति की ही विजय है। वो लंबे समय से इस अमेरिका के खतरे को पहचान रहा था, और काफी, खाली आज की बात नहीं है, मुझे लगता है पिछले 30 साल से, जब से इन्होंने इराक पे कब्जा किया था, उसके बाद से ईरान तैयारी कर रहा है, या कहना चाहिए कि 40 साल से वो कर रहा है
जब से अयतुल्लाह खामनेई सत्ता में आए थे, तब से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अमेरिका जैसी ताकतों का मुकाबला करेंगे जो गैर इस्लामिक हैं। तो दरअसल जो ईरान की पूरी सत्ता का स्वरूप है वही अमेरिका विरोधी है। दूसरी तरफ अमेरिका को देखें तो हमें अच्छे से पता है कि उसका साफ साफ उद्देश्य है, वो है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में अपने वर्चस्व की स्थापना करना। और वर्चस्व में अभी जो सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है वो ईरान आ रहा है। तो ऐसे में कोई संभव ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है कि इन दोनों ही देशों में कहीं पे भी वो अच्छे से कोई समझ पैदा हो जाए या कूटनीतिक सफलता मिल जाए, क्योंकि जब एमओयू पे सिग्नेचर हुए थे और खासकर वहाँ की टॉप लीडरशिप की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था, तब भी हम लोग, आप और मैं, सुरभि जी, ये बात कर रहे थे कि ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ये केवल थोड़े दिन का है। खासकर उनकी जो G7 मीटिंग से पहले एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा चीजों को थोड़ा हल्का करने की कोशिश थी, और ईरान में भी दरअसल जो आंतरिक चीजें कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो दोनों ही चाहते थे कि एक पॉज ले लिया जाए, उसके बाद में फिर दोबारा से लड़ाई करेंगे। तो वही हुआ। नुकसान तो हम जैसे देशों को हो रहा है जो कि बिना किसी कारण के इन सारी लड़ाइयों में फंस गए हैं, और इसका भले ही हम सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, पर हम इनडायरेक्टली बहुत ही हमें प्रभावित हो रहे हैं हम लोग। तो ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इसे हम डिप्लोमेसी की असफलता तो नहीं कहेंगे सुरभि जी। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से और कई सारे सवाल हमारे पास थे, लेकिन वो सवाल फिलहाल हम नहीं कर पा रहे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आज हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप सर, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स से ऑफिसर, और डॉक्टर DK गुप्ता जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अरविंद सिंह तेजावत जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। तो फिलहाल हॉर्मूज पर किस तरीके से एक बार फिर हाहाकार छिड़ा हुआ है और इस वक्त ईरान किस तैयारी के साथ इस वक्त इस युद्ध के मैदान में खड़ा है, ये तो देखने वाली बात होगी। और उसकी तैयारी कितनी कामयाब हो पाती है अमेरिका के आगे, क्योंकि इजराइल एक बार फिर से एंट्री की मांग कर रहा है कि वो फिर इस युद्ध में कूदना चाहता है। अमेरिका पहले से ठाने में बैठा है कि इस बार इस युद्ध का पूरी तरीके से खात्मा करेंगे, लेकिन क्या वाकई खात्मा होगा या कोई सॉल्यूशन निकलेगा, इंतजार करना होगा इसके लिए। इसी के साथ यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए।